नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम फिर से उसी टॉपिक को जो हमारा चल रहा है फ्रांसीसी क्रांति, उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। हमने पिछले वाले वीडियो में आतंक के राज तक की घटनाओं को सुन लिया था, समझ लिया था, जान लिया था कि भाई आतंक का राज क्या था। तो वहां मैंने आपको कुछ बेसिक सी बातें बताई थी कि आतंक के राज में आपको मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के टाइम पीरियड के बारे में याद रखना होता है कि कैसे लुई 16 को फांसी दी गई और उसके बाद रोबेस्पियर का शासन आता है और उसने किस तरीके से पूरे फ्रांस में तबाही मचा दी थी, लोगों में डर का माहौल क्रिएट कर दिया था। अब हम उसी सिनेरियो में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है कि जब आतंक का राज 1793 से 1794 का जब समाप्त होता है, मतलब जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को जब गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता है, तो उसके बाद से फिर से एक बार सत्ता में वापसी होती है कुलीन वर्ग की सत्ता में वापसी होती है। और अब की बार सत्ता जो है किसके हाथ में पहुंचती है? मध्य वर्ग के जो संपन्न लोग थे उनके पास सत्ता पहुंचती है। और फिर दोबारा से क्या किया जाता है? एक नया संविधान बनाया जाता है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के टाइम पीरियड के बाद फिर क्या होता है? फ्रांस में एक और बार नया संविधान बनाया जाता है। इस बार संविधान बनाते समय थोड़ी कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है। ध्यान किस बात का रखा जाता है? ध्यान इस चीज का रखा जाता है कि साहब अब की बार जब हम संविधान बनाए ना, तो जो सत्ता हो वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए नया संविधान बनाया गया और इसमें बदलाव किए गए। बदलाव में सबसे मेन बदलाव क्या था कि मताधिकार में भी बदलाव कर दिया गया। मताधिकार में क्या बदलाव किया गया था आपको पता है? 1789 में जब लुई 16 का शासन था तो नेशनल असेंबली ने एक बार से जो है लोगों को मताधिकार दिए थे। अब दोबारा से मताधिकार में परिवर्तन किया गया और क्या किया गया कि संपत्ति विहीन, जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती थी, उन लोगों को वोटिंग राइट्स देने से मनाही कर दी गई। तो उन लोगों से उनके मताधिकार छीन लिए गए और साथ साथ क्या किया गया? एक नई संस्था का गठन किया गया जिसको डायरेक्टरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में एक्चुअल था क्या? इसमें 2 विधान परिषदों का गठन किया गया। तो ये बात आप याद रखेंगे। कितने विधान परिषदों का गठन किया गया था? तो आप याद रखेंगे 2 विधान परिषदों का गठन किया गया था। ये 2 विधान परिषद इसलिए बनाई गई थी ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके। लेकिन बाद में हुआ क्या कि इन दोनों विधान परिषदों में आपस में ही झगड़े होते रहते थे कानूनों को लेकर। तो इसी झगड़े का फायदा जो है वो कौन उठाता है? इसी झगड़े का फायदा उठाता है कौन? विधान परिषदों में झगड़े का कारण का फायदा उठाता है नेपोलियन बोनापार्ट। यहीं से नेपोलियन बोनापार्ट के उदय की कहानी शुरू होती है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग जो है क्लास 10th में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा बेसिक जानकारी हमको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में मिलेगी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता कब संभाली। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो 1804 में जो है सत्ता संभालता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि नेपोलियन अपने आप को राजा कब घोषित करता है या अपने आप को डिक्टेटर कब घोषित करता है? 1804 में। उसके बाद इस टाइम पीरियड से पहले, मतलब कि आप रोबेस्पियर के टाइम पीरियड से पहले की जब बात करेंगे, तो जब जब लुई 16 का शासन चल रहा था, जब नेशनल असेंबली बन गई थी, तो उस समय क्या था कि हमने क्या देखा था कि फ्रांस की क्रांति में महिलाएं भी सम्मिलित थी। महिलाएं कैसे सम्मिलित थी आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब युवा पेरिस की ओर कूच कर रहे थे मार्सिले गाते हुए, तो महिलाओं ने ये कहा था कि आप लोग युद्ध में जाइए, घर का ख्याल हम रखेंगे। तो क्रांति में एक तरीके से कौन सम्मिलित थी? महिलाएं भी सम्मिलित थी। अब बात आती है महिलाओं की, बात की जाए तो महिलाएं वहां पे 2 तरीके की थी। एक तो थी तीसरे, भाई लड़कियां तो सबके घर पे होंगी ना, प्रथम वर्ग पादरी वर्ग के घर पे भी होंगी, कुलीन वर्ग के यहाँ पे भी होंगी, तृतीय स्टेटस के लोगों के यहाँ पे भी। तो दोनों जगह की महिलाओं में क्या डिफरेंस था? मतलब तीसरे स्टेटस और कुलीन परिवार की महिलाओं में अंतर क्या था कि तीसरे स्टेटस की जो महिलाएं थी ना, तीसरे स्टेटस की जो महिलाएं थी उनको पढ़ाई लिखाई करने का या किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जब कुलीन घरों की महिलाओं की बात करते थे तो वो संपन्न घरों से जो महिलाएं आती थी उनको ये सारी आज़ादी थी। जब इनको सारी आज़ादी थी तो सबसे ज़्यादा परेशान कौन थी? तृतीय स्टेटस की महिलाएं। वो भी पढ़ना लिखना चाहती थी लेकिन उनको राइट्स नहीं थे। तो अब महिलाएं क्या होती है? परेशान होकर राजनीतिक संगठन बनाने लगती हैं, क्लब बनाने लगती है। जैसे हमने पढ़ा था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब की तरह महिलाएं भी राजनीतिक संगठन बनाती हैं और इस तरीके से फ्रांस में 60 नए संगठन जो है वो देखने को आपको मिलते हैं। इन्हीं 60 संगठनों में कुछ संगठन ऐसे थे जो पॉपुलर हुए। उन्हीं संगठनों में से एक जो पॉपुलर संगठन था उसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये फ्रांस का महिलाओं का सबसे चर्चित और सबसे प्रमुख जो है वो राजनीतिक संगठन था, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था, जो ये बात कह रहा था कि भाई सभी महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए। अधिकारों पे बात करेंगे कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए थे, तो इन अधिकारों के लिए ये लगातार संघर्ष कर रहा था। और परिणाम क्या हुआ कि महिलाओं को उनके कुछ अधिकार मिलने भी प्राप्त हुए। अगर ये जो है आपका संगठन नहीं होता तो शायद महिलाओं को वो जो अधिकार मिले थे वो नहीं मिल पाते। अधिकार में क्या क्या अधिकार दिए गए देखिए,
जैसे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से अधिकार दिए गए। तो फ्रांस की क्रांति के पश्चात जब महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन बना लिया और संघर्ष करने लगी, धरने देने लगी, आंदोलन चलाने लगी, तो उनको कुछ अधिकार दिए गए। उनके लिए ये कहा गया कि सभी स्कूलों में जो है अब बच्चियों के लिए, मतलब महिलाओं के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, नए सरकारी विद्यालय बनाए गए और उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी नहीं की जाएगी। ये बात और कह दी गई भाई अब बिना किसी भी महिला की मर्जी के बिना उसकी शादी नहीं की जाएगी। और पहले क्या होता था फ्रांस में, तलाक की अगर अर्जी देनी होती तो सिर्फ पुरुष देता था, लेकिन जब महिलाओं को अधिकार मिलने शुरू हुए तो महिलाओं को भी ये अधिकार दे दिया गया, अगर आपको किसी पुरुष से तलाक लेना है तो आप भी तलाक के लिए अर्जी दे सकती हैं। अगर आपको कलाकार बनना है तो आप कलाकार बन सकती हैं, मतलब एक्ट्रेस बन सकती हैं। उसके बाद पुरुषों के समान वेतन की भी मांग की। इन्होंने ये कहा देखिए भाई अब ऐसा नहीं चलेगा, अब हमको भी चाहिए फुल इज्जत, मतलब हमको चाहिए पुरुषों के बराबर वेतन। तो जब इन्होंने पुरुषों के समान वेतन की बात की तो इनको ये कुछ अधिकार जो है हमने पढ़े आतंक के राज से पहले इनको मिलने लगे थे। लेकिन जैसे ही मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का टाइम पीरियड आता है फ्रांस में, जैसे ही मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का टाइम पीरियड आता है, उस ड्यूरेशन में होता क्या है महिलाओं के साथ, सब उनके जो महिला क्लब थे ना, जैसे हमने देखा द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन नाम का जो क्लब था, ऐसे जो 60 संगठन थे इन पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया कि भाई ये नहीं चलेगा। ये किसने कही, मैक्सिमिलियन ने ये बात कही और मैक्सिमिलियन ने इन सारे क्लबों पर क्या लगवा दिया, ताला लगवा दिया कि अब भाई महिलाएं जो है वो आपस में चर्चा नहीं कर पाएंगी। आपस में जब चर्चा नहीं करेंगी तो वो किसी भी प्रकार का अपना अधिकार नहीं मांगेंगी, और जब वो अधिकार नहीं मांगेंगी तो महिलाएं जिस स्तर पर उसी स्तर पर बनी रहेंगी। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी कोई भी क्रांति हो, किसी भी देश की क्रांति हो, आप भारत के पक्ष में जाइए या और किसी भी देश के पक्ष में जाइए, आपको एक चीज बड़ा कॉमन मिलेगी, वहां पे वुमेन्स का जो रोल था ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप भारत में देखिएगा लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, ये सब कौन थी, महिलाएं ही तो थी। ये कौन थी, ये महिलाएं थी, और इन्होंने आजादी में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो कोई भी देश हो, अगर कहीं पर भी क्रांति होती तो उस देश में महिलाओं का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां तक वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अब देखिएगा क्या होता है कि जब अगले कुछ वर्षों में महिलाओं के आंदोलन चलते रहे तो उससे क्या हुआ कि भाई महिलाओं के लिए काम तो होने लगा, लेकिन पूरे तौर से नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी अगले कुछ वर्षों तक जो है पूरे विश्व के कई देशों में जो है महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष चलते रहे, और फाइनली फ्रांस में महिलाओं को 1946 में मताधिकार का अधिकार जो है वो मिल गया। यहाँ तक हमने ये देखा कि महिलाओं के मताधिकार तक की जर्नी जो है वो कैसे शुरू हुई। अच्छा, इस ड्यूरेशन में भारत तो जो है वो क्या था, उस टाइम पे अंग्रेजी उपनिवेश था, मतलब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। तो इंडिया जो है वो कॉलोनियल कंट्री था उस टाइम पे। तो यहाँ पे अभी भी महिलाओं को जो है महिलाओं की स्थिति जो है वो अच्छी हो गई थी। हालांकि भारत में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिलने की भी एक स्टोरी है, उस पर कभी हम लोग जब फ्री होंगे तब बात करेंगे। अब बात आती है दासों की। भाई दासों की क्या स्थिति थी। भाई हमने पढ़ा कि भारत में जो आपके पुर्तगालियों ने या जो आपका वास्को डी गामा आया था वो 1498 में आया था, तो सब यहाँ से जो मसाले वसाले लेके गए। लेकिन ऐसे ही दुनिया में ऐसे ही एक पॉपुलर जो कंट्री थी मसालों के मामले, ले लीजिए नारियल हो गया, तंबाकू हो गया, नील हो गया, इन सब की खेती के मामले में आप कैरिबियन आइलैंड को भी जो है वो याद रखेंगे। क्यों, जो कैरिबियन आइलैंड एक्चुअल में कोई कंट्री नहीं है, वो काफ़ी छोटे छोटे जो आइलैंड है उनका एक समूह है। ठीक है, अब देखिएगा दासों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, जहाँ पे तंबाकू नील वगैरह की खेती हो रही थी वहाँ पे जो है इनको क्या चाहिए थे, लेबर चाहिए थी। अच्छा, इंडिया की बात क्यों नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि भारत की जब हम बात करते तो भारत में ऑलरेडी मजदूर थे, तो भारत में इन्होंने प्रेशर से नील की खेती कराई थी। अच्छा, इनको चाहिए थे मजदूर, क्यों, क्योंकि यूरोपियन देशों में जो है तंबाकू, नील, कॉफी आदि के आपूर्तिकर्ता के रूप में वो लोग किसको देख रहे थे, कैरिबियाई उपनिवेश को। कैरिबियाई उपनिवेश की बात करते हैं तो हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का, तो उसके बीच में जो मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, उसी के आसपास वाले जो आइलैंड है उनको वेस्ट इंडीज या कैरिबियन आइलैंड के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे जब तंबाकू, नील की, कॉफी की खेती होती थी तो वहाँ पे भाई खेती के लिए क्या चाहिए थी, लेबर। अब ये माल सारा जा कहाँ रहा था, यूरोप में। तो कायदे में तो यूरोप से लोग आने चाहिए थे, लेकिन यूरोप के लोग यहाँ आने से मना कर रहे थे, भाई हम इतनी दूर काम करने नहीं जाएंगे। यूरोप के लोगों ने जब मना कर दिया तो इन लोगों ने ये देखा कि भाई खेती तो करानी है, फिर मजदूर कहाँ से लाएंगे। तो अब 3 देश मिलकर जो है इन दासों का आयात निर्यात करते हैं। वो 3 देश कौन कौन से थे, जिन्होंने जो है
इनका आयात निर्यात किया। तो जब यूरोपीय लोगों ने मना कर दिया ना, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि साहब बागानों में जो है ना श्रम की कमी हो गई। अब जब बागानों में भाई लेबर चाहिए थी, लेबर मिल नहीं रही है, तो यहीं से दास प्रथा की शुरुआत होती है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है ना कि बताइए दास प्रथा की शुरुआत कब हुई, तो आप क्या बोलेंगे? जब यूरोपियों ने कैरिबियाई उपनिवेश में जाने से मना कर दिया, तो वहां पे श्रम की कमी हुई, और उसी श्रम की कमी की वजह से विश्व में दास प्रथा की शुरुआत होती है। तो दास प्रथा की शुरुआत का जो क्रेडिट है वो यूरोप को जाता है। क्यों? क्योंकि जरूरत की चीजें कौन ले रहा था? यूरोप। तो मजदूरों की कमी के कारण यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये तीनों देश एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ आते हैं। कैसे साथ आते हैं कि यूरोप के लोग क्या करते हैं, अपने नाव लेके अमेरिका और अफ्रीका के देशों में जाते हैं। और ये जो कोलंबस की कहानी आप पढ़ते हैं ना कि साहब कोलंबस ने अमेरिका खोजा था, कोलंबस ने अमेरिका ऐसे ही नहीं खोजा था। वो गया था किसके लिए? वो इंडिया आ रहा था और भी अफ्रीका जा रहा था, इंडिया की खोज में निकला था, पहुंच गया अमेरिका। तो वहां पे क्या था कि ये जो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका थे ना, यहाँ के जो सौदागर थे, ये अपने अपने जहाज लेके कहाँ जाते थे? अफ्रीका में। कहाँ जाते थे? अफ्रीका में। जब ये लोग जाते थे अफ्रीका में, जाने के बाद वहां से क्या होता है, वहां के जो लोकल सरदार होते थे उनसे बात करते थे और वहां के लोगों को खरीदते थे। अब ये कहाँ से जाते थे? फ्रांसीसी सौदागर जो है, दो बंदरगाह थे, बोर्दे और नान्ते, इन जगहों से जो है अफ्रीका के लिए जाते थे और वहां से मजदूरों को सरदारों के माध्यम से खरीदते थे। जब उनको खरीद लिया जाता था ना, तो सब उनके स्टैंप लगा दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा आज के टाइम पे क्या होता है कि कोई कैदी अगर जेल से छूटता तो एक इसके स्टैंप लगा दी जाती है। साहब वो किसी भी रोडवेज में बैठ जाए, वो उसको घर तक जो है वो फ्री जा सकता है, क्योंकि जब वो कैदी वहां से निकलेगा तो पैसे तो होंगे नहीं उसके पास। तो ये कहानी चल रही थी। ये कहानी क्या चल रही थी कि भाई सरदारों के माध्यम से दासों को खरीदा जाता था, उनके साथ दाग गोद दिया जाता था और उनको हथकड़ी डाल देते थे। हमने मूवी देखी है क्रांति। क्रांति मूवी में क्या है कि मनोज कुमार वगैरह सबके हथकड़ियां डाल के जो है ले जाया जा रहा होता। तो इनको हथकड़ियां डाल दी जाती है और इनको क्या किया जाता है, समुद्र में जहाजों के माध्यम से, पानी वाले जहाजों के माध्यम से ले जाया जाता था। और इनको जिन जहाजों में लेके जाया जाता उनमें थोड़े से स्पेस में बहुत सी लेबर को जो है रखा जाता था, एकदम दबा कुचला के लिए जो है इनको 3 महीने तक समुद्र की यात्रा कराई जाती थी। और उसके बाद इनको कहाँ पहुंचाया जाता था? जहां इनकी जरूरत थी। इनकी जरूरत थी कहाँ पे? कैरिबियाई आइलैंड पे। क्यों? क्योंकि वहां पे तंबाकू, नील, कॉफी इनकी खेती हो रही थी। तो वहां पे जब इनको ले जाया जाता था कैरिबियाई उपनिवेशों में, वहां पे फिर इनको जो है बागान के मालिकों को बेच दिया जाता था। जिनके बागान थे वहां पे उनको बेच दिया जाता था। इस तरीके से जो है पूरे विश्व में दास प्रथा की शुरुआत होती है। हमने क्या जाना, कहां से शुरुआत हुई? अफ्रीका के लोगों को यूरोप के लोग सरदारों के माध्यम से खरीदते थे। खरीदने के बाद कैरिबिया उपनिवेश पे ले जाते थे, वहां पे बागान मालिक इनको खरीदते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जब समय बीता तो समय का दौर आता है 18वीं सदी का। 18वीं शताब्दी में क्या होता है कि दास प्रथा का भयंकर विरोध होता है पूरे विश्व में। जब दास प्रथा का विरोध होता है तो उस समय 1791 के आसपास हमने क्या पढ़ा था? नेशनल असेंबली था। तो सब नेशनल असेंबली क्या करती है? इस मुद्दे पे बहस करती है, लेकिन वो कानून बनाना तो चाहती है लेकिन बनाती नहीं है। बनाती क्यों नहीं है? क्योंकि उसको डर था किसका? बागान मालिकों का। उसको डर था ना बागान मालिकों का। तो उसने क्या किया? उसने साहब हम तो कानून नहीं बना पाएंगे। तो कानून जो है बागान मालिकों के भय की वजह से इन्होंने बनाया नहीं और ऐसी बात चलती रही। फिर आता है रोबेस्पियर का टाइम पीरियड। यहाँ पे आप रोबेस्पियर की तारीफ करेंगे, क्योंकि रोबेस्पियर जब आया ना, आतंक का राज चला, उसी टाइम पीरियड में नेशनल असेंबली का नाम चेंज किया था। क्या रखा था हमने? कन्वेंशन। याद हो? देखो पिछला वीडियो देख के आएंगे। यहाँ पे हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से चीजों को बताया है। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको जो है 10th में SST जो है वो कंठस्थ करनी है। हम याद नहीं कराते, हम चीज़ों को जो है सिखाते हैं। आपको एक एक क्लू देंगे और उन क्लूज के आधार पे आप SST को सीखेंगे। तो हमने क्या जाना कि साहब जब ये जो बागान मालिक थे, इनकी डर की वजह से जब नेशनल असेंबली ने कानून नहीं बनाया, उसके बाद रोबेस्पियर का टाइम पीरियड आता है और नेशनल असेंबली का नाम चेंज हो जाके क्या हो जाता है? कन्वेंशन। तो जब कन्वेंशन आती है ना सत्ता में, तो वो क्या करती है? दासों के लिए 1794 में कानून पारित करती है। तो देखिए भाई, जितने भी दास कैरिबियाई उपनिवेश में उन सबको फ्रांस लाइए वापस और उनको वापस कर दीजिए। लेकिन 1794 में ये कानून बना, उसके बाद से फिर सत्ता बदल जाती है। भाई रोबेस्पियर का शासन समाप्त हो जाता है, आतंक का राज समाप्त हो जाता है। तो फिर से जैसे ही सत्ता समाप्त होती है तो ये कानून जो है वो कुछ समय के लिए रह पाया, लेकिन जैसे ही रोबेस्पियर शासन से हटा वैसे ये कानून जो है फिर
दोबारा से हटा लिया गया और दोबारा से हटाया गया, फिर से वही प्रोसेस चलने लगी। लेकिन 1848 आते आते जब दास प्रथा का विरोध बढ़ा, 1848 आते आते जब दास प्रथा का विरोध बढ़ा, तो क्या हुआ कि जो कन्वेंशन जो मतलब कुछ समय के लिए लागू रहा, उसके बाद जब इनको हटाया गया तो हटाया गया कुछ शर्तों पे हटाया गया। कैसे हटाया गया? ये कहा देखो भाई, आप और देशों के जो लोग हैं उनको आप वापस करिए, सिर्फ अब आपके देश में अफ्रीकी नागरिकों को ही आप दास बना सकते हैं। अच्छा, एक बात और, अफ्रीका की स्थिति वैसे नाजुक थी क्योंकि वहां पे जो है थोड़ा आदिवासी समुदाय के लोग ज्यादा थे। आज भी वहाँ पे आदिवासी आपको देखने को मिलते हैं। मसाई लैंड जो है, मसाई हम लोग पढ़ेंगे, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ इतना डिटेल में बात नहीं करते हैं। जब हम मसाई लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे अफ्रीकी आदिवासियों की। तो ये कहा गया कि भाई अफ्रीकी नागरिकों को आप जो है दास बना के रखिए। यहाँ पे मैंने निग्रो शब्द का इस्तेमाल किया, तो एक बात याद रखनी है कि अफ्रीका के जो काले लोग होते हैं उनको हम निग्रो बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि वहाँ के काले लोगों को निग्रो बोला जाता है। तो उनको सिर्फ और सिर्फ दास बनाने की अनुमति दी गई। लेकिन जब इसका विरोध होने लगा बहुत ज़्यादा दिनों तक, फिर ये संघर्ष चला, और संघर्ष चलते चलते क्या हुआ, 1848 में दास प्रथा की खिलाफ एक स्ट्रिक्ट कानून लाया गया और ये दास प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। इस तरीके से 1848 में दासों को भी जो है किससे मुक्ति मिल जाती है, दासों को जो ये कैरिबियाई आइलैंड वगैरह पे जो इनको दास बना के ले जाया जा रहा था काम कराने के लिए, इससे मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने जो है चैप्टर हमारा लगभग बिल्कुल समाप्ति की ओर आ गया है। बस एक वीडियो और लगेगा, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा और उसमें आपका जो फ्रांसीसी क्रांति का जो ये पूरा टॉपिक था, हम बड़े आसानी से समझ पाए और हमने आपको समझा भी पाया। हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं डेली अपनी पोस्ट में डालते हैं। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद उन क्वेश्चंस का आंसर करिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपके लिए यूजफुल साबित होंगे। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।